करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। हमारे खास पेशकश नेताजी का नाम सियासी संग्राम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा देखने को मिला। यहां पर उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। दरअसल ममता बनर्जी जब मंच पर भाषण देने पहुंची तो नारेबाजी शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी का अपमान करना ठीक नहीं। जैसे ही ममता बनर्जी भाषण देने के लिए मंच पर पहुंची तो जय श्री राम के नारे लगने लगे। इससे नाराज ममता बनर्जी ने मंच पर बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी को आमंत्रित किया है तो इस तरह किसी की बेइज्जती या अपमान नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम में मौजूद लोगों की नारेबाजी से नाराज ममता बनर्जी भाषण देने से इनकार करते हुए सीधे अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गईं। साथ ही उन्होंने कहा, जय हिंद जय बांग्ला। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद जय बांग्ला। नहीं, मेरे को तो गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभाष का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था। भारत के नए सैन्य कौशल्य का जन्म हुआ था। मैं आज नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। गुलामी के अंधेरे में वो तो बता दें कि पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे हुए हैं, जहां कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए जब ममता बनर्जी मंच पर पहुंची तो जय श्री राम के नारे लगने लगे। इसको लेकर ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने कहा कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की एक गरिमा होनी चाहिए, किसी को बुलाकर यूं बेइज्जत नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ममता बनर्जी ने बोलने से इनकार कर दिया। वो वहां मंच पर फिर कुछ बोली नहीं। उन्होंने कहा, जय हिंद जय बांग्ला, और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ममता बनर्जी को गुस्सा आखिर क्यों आ गया जब जय श्री राम के नारे लगने लगे, ये आज का एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ हमारे साथ इस चर्चा में हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आनंद सावरिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीएमसी से नीरज राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद भानु जी। नीरज राय जी, जय श्री राम का नारा लगता है, ममता बनर्जी को गुस्सा आ जाता है, आखिर क्यों? ऐसा क्या था इस नारे में, क्यों उनको इस नारे से इतना गुस्सा आ गया? वो सादा शब्दों में भी तो कह सकती थी कि इस तरह के नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम है। उसके बाद वो बोल सकती थी। क्या ये उस मंच का, उस पराक्रम दिवस का, नेताजी का अपमान नहीं है?
मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगा भानु भाई। जी। जब बाबरी मस्जिद कांड हुआ के बाद अटल जी का एक कार्यक्रम था, लखनऊ के गन्ना संस्थान में स्वागत समारोह रखा गया था और उस कार्यक्रम में जोर शोर से जय श्री राम का नारा का उद्घोष होने लगा। तो अटल जी इस पे गुस्सा कर गए थे, नम्रता के साथ नहीं बोले थे, गुस्सा कर गए थे कि यह कोई धार्मिक आयोजन नहीं है और राजनीतिक आयोजनों में जय श्री राम का नारा को लगाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। तो वो एक कार्यक्रम सरकार का था, ठीक है। भाजपा ने कॉपीराइट करा लिया है जय श्री राम को, तो भाई उनको मुबारक, क्यों? तो उनसे हमको प्रमाण पत्र नहीं लेना है कि मैं सनातनी हूं या राम को मानता हूं या दुर्गा को या भगवान से हूं, ठीक है, नहीं मानता। ठीक है। अब रही बात वहां पे, वो एक सरकार का कार्यक्रम था, सभी पार्टियों के कार्यक्रम था, तो अपने राजनीतिक नारे को, जो कि अटल जी के बातों को अवहेलना कर भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का उद्घोष कराती है राजनीतिक कार्यक्रमों में, तो ममता जी ने जो कहा तो वो कहीं से गलत नहीं कहा। अगर ममता जी के ऊपर उंगली उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उससे पहले अटल जी के भी ऊपर उंगली उठानी जरूरी हो जाती है। ठीक है। तो नीरज राय जी, आप ये बताइए, आपने अटल जी का उदाहरण दिया, ठीक है, क्या अटल जी ने उसके बाद वो कार्यक्रम छोड़ दिया था, वहां पर बोले नहीं थे, ये भी बताइए। हाँ। और अगर आज आप कहते हैं कि जय श्री राम के नारे बीजेपी हर जगह लगवाती है, तो ये तो आप ही सिद्ध कर रहे हैं कि जय श्री राम बीजेपी का पेटेंट हो गया है, ये तो आप ही बता रहे हैं। देखिए, जिस तरह से भाई साहब जो व्यक्ति सत्य बोलने वाला होता है उसे किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। एक झूठा और आडंबर वाले जो लोग होते हैं, कहते हैं मैं झूठा नहीं हूं, मुझे सत्य स्वीकारो, मैं सत्य बोल रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है तो लेके चले, उससे मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन आपने पूछा कि अटल जी ने क्या कार्यक्रम छोड़ दिया, तो अटल जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, क्रोधाग्नि का इन लोगों को भागी बनना पड़ा। उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूं यहां से, तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे और ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक चक्रव्यूह बनाई हुई है। तो वहां पे उनके भाजपा के मंच पे तो ममता बनर्जी जी नहीं बैठना पसंद करेंगी या कोई भी इनके एंटी पसंद नहीं करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया, भारत सरकार तो जय श्री राम का नारा लग गया, तो इसमें जय श्री राम अगर किसी ने बोल दिया तो उसमें बुरा क्या बोल दिया, ये बताइए। क्या जो बोलने वाले थे नीरज जी, जिसने भी नारे लगाए, जिन्होंने भी वहां नारे लगाए, आपको क्या लगता है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही लोग थे? क्या आपकी पार्टी जय श्री राम को नहीं मानती है, भगवान श्री राम को नहीं मानती है? बता दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी जो है रामायण और रामचरितमानस को मानती है, और जो लोग हैं रामचरितमानस और रामायण को मानने वाले हैं, कहीं एक जगह आप बता दीजिए पूरे रामायण को और रामचरितमानस को पढ़कर कि जहां प्रेम के संस्कार और प्रेम के संबंधों को जय श्री राम बोल के नवाजा गया हो। जय श्री राम युद्ध का उद्घोष है, पावर गेन करने के लिए हनुमान जी जय श्री राम बोलते थे, भगवान राम की सेना जय श्री राम बोलती थी। भाई साहब, सियावर रामचंद्र की जय हम लोग बोलते हैं। माता सीता को छोड़ के राम जी कैसे अकेले शांति और सद्भावना का प्रचार प्रसार कर पाएंगे, आप बताइए ना। ये तो भाजपा क्या को बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए था नीरज जी, आप बता दीजिए क्या बोलना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, वहां पर जो हम गए थे, वहां पे जो कार्यक्रम हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म शती पे कार्यक्रम था। वहां पर उनके कृत्यों को, जो उनके द्वारा किए गए कार्य थे, हम युवाओं को बताने के लिए देश के प्रधानमंत्री और वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे उनको इस पे फोकस करना चाहिए था। किसी कार्यकर्ता को जय श्री राम बोलकर उद्घोष नहीं। मेरे भाई, जय श्री राम को मैं पूजता हूं, आप भी पूजिए, भगवान घर घर में पूजे जाने वाले होते हैं, लेकिन भगवान के धर्म और भाषा के आधार पर देश को आप एक करने का नहीं सोच सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकते हैं कि जय श्री राम अवध क्षेत्र और पूर्वांचल से जय श्री राम मेरे आराध्य हैं, वही मथुरा वृंदावन में देखिए तो राधे राधे होता है, साउथ में जाइए तो मुरुगन को होता है, बंगाल में जाइए दुर्गा और काली को पूजा जाता है। तो वहां पर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो किए गए कार्य थे, उनके जहां जहां विश्व भर में भारत वंशी और उनको मानने वाले लोग थे, उनको क्या मानते थे, वो इसके आदर्श हो सके, इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए था भाई साहब। ठीक है नीरज जी, ठीक है। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है विपिन शर्मा जी। धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी। चलिए डॉक्टर आनंद सावरिया जी, आज जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा था पराक्रम दिवस का, ममता बनर्जी जरूर नाराज हो गई उस कार्यक्रम में, लेकिन ये बताइए जय श्री राम के नारे क्यों? क्योंकि कार्यक्रम तो सुभाष चंद्र बोस जी का हो रहा था
और जब ममता बनर्जी बोलने आती हैं उसी वक्त जय श्री राम के नारे क्यों लगते हैं? उससे पहले क्यों नहीं लगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तब नारे क्यों नहीं लगे? क्या ये प्रायोजित था कार्यक्रम? नहीं, देखिए भानु जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवासियों को और खास करके बंगाल के वासियों को, जी, ग्रेट बंगाल भूमि के जहाँ के बोस जैसे नेता पैदा हुए, उनको आज पराक्रम दिवस की बधाई देता हूं। और बड़ा दुख लगता है कि जब आप प्रधानमंत्री वहां पे कोलकाता गए हैं और 125वीं जन्म की तिथि मनाने के लिए गए हैं और पूरा मान सम्मान के लिए वहां के मुख्यमंत्री को वहां बुलाया गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे भी शुरू दिन से उनका स्वभाव बड़ा मर्क्यूरियल है। वो मैं मर्क्यूरियल की बात करना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ साल पहले ये कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को चपेट लगाऊंगी, मतलब उनको पता नहीं चलता। और आजकल के हालात में जो उनका हालात गुजर रहा है, अभी नीरज जी कह रहे थे कि ये चीजें उन्होंने अडवाणी जी, उन्होंने वाजपेयी जी का नाम लिया और कहा कि उनको क्रोधित हो गए थे। और आपने एक सवाल, देखिए कोई प्रोटोकॉल में अगर थोड़ा सा जय श्री राम का नारा लगाना, भारत माता की नारा लगाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मैं वो सुभाष जी की बात कर, नेताजी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं आजादी आता हूँ नीरज जी आता हूँ। नीरज जी एक बार वर्जन ले लें सभी का, आता हूँ मैं जी। नीरज जी सुन लीजिए, आप लोग बौखलाइए मत। ठीक है डॉक्टर आनंद सावरिया जी। सुभाष जी ने बोला था मैं आजादी मांगूंगा नहीं, मैं आजादी लेकर के रहूंगा। देखिए सुभाष जी, नेताजी का जो शौर्य रहा है, नेताजी का जो करेज रहा है, वो आज के नए भारतवर्ष के लिए आनंद सावरिया जी ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए क्या किया, आज उनकी जयंती है, सभी लोग जानते हैं। मेरा सवाल उन पर नहीं है, मेरा सवाल आज का ये है कि ये नारेबाजी क्यों हुई, जबकि वहां जो आयोजन करता थे, मंच पर जो लोग थे, वो भी लोगों से कह रहे थे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, उसके बावजूद भी शांत नहीं हुए। टाइमिंग देखिए, ममता बनर्जी आती है और नारे लगना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्यों था? नहीं देखिए, ये क्यों था, क्यों वहां पर किसी आपके और नेता ने हस्तक्षेप नहीं किया? देखिए भानु जी, ममता बनर्जी तो असेंबली वेस्ट बंगाल की असेंबली में जब एमएलए, इनके अपने एमएलए ने जय श्री राम की बात की थी, वो मैं वीडियो दिखा सकता हूं आपको कि कितनी बुरी तरह से वो अपने एमएलए के, देखिए जय श्री राम का उद्घोष करना, भारत माता की जय बोलना, किसी तरह से भी किसी नारे वो होते हैं मुर्दाबाद जिंदाबाद के, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ममता बनर्जी जी इस वक्त क्योंकि वो बौखला गई हैं, उनके हालात जिस तरह से इलेक्शन से पहले पूरे के पूरे उनके मिनिस्टर और एमएलए जा रहे हैं, तो वो पूरी फ्रस्ट्रेशन में आकर के, ठीक है उनको अच्छा नहीं लगा, ये मैं मानता हूँ उनकी, क्योंकि वो श्री राम को पसंद नहीं करती, उनकी मजबूरी है, इलेक्शन में वो अपीजमेंट की पॉलिसी करना चाहती है। अगर वो श्री राम को अपोज करेंगी तो कोई वर्ग उनको शायद वोट दे देगा, लेकिन बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार ममता बनर्जी को बिल्कुल बाहर का दरवाजा देख लीजिए। ठीक है यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने नहीं गए थे ये, अरे तो ये गए थे वहाँ पे किला लूटने, जो इनके शब्दों में बोला जाता है। पहले सुनिए, आपको क्या एक तथ्य बताइए, सुनिए, दो विद्वान भी सुनिए, लगती है, सुनिए भाई साहब, दो सुनिए भानु भाई, ठीक है डॉक्टर आनंद सावरिया जी, सावरिया जी रोकना चाहूंगा जी। नीरज जी कम शब्दों में और भी मेहमान हैं, उनसे भी बातचीत करनी जी। हम और सांवरिया जी दोनों लोग पॉलिटिकल पार्टी से बैठे हुए हैं, दो और विद्वान बैठे हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं सांवरिया जी आपको बता रहा हूं और हमारे विद्वान बैठे हैं, कोई एक ऐसा प्रसंग बता दीजिए पूरे रामचरितमानस और रामायण में जो कि जय श्री राम बोल के हनुमान जी की तरफ प्रेम का प्रचार किया गया हो, कोई एक प्रसंग बताइए सांवरिया जी।
आप हनुमान जी की इतने इतने अरे सुनिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला पावर गेन करने के लिए सारे भैया राम के नाम को सुनिए, राम के नाम को सुनिए। अरे यार, मैं आपसे क्या बोला पावरिया भाई? आप और हम नहीं, यहाँ पे दो विद्वत जन बैठे हुए हैं। तो देखिए, दो विद्वान जो है बृहस्पति स्वरूप, दो विद्वान बैठे ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आनंद सांवरिया जी, डॉक्टर नीरज राय जी, मैं रोकूंगा अब आपको। विपिन शर्मा जी भी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। विपिन शर्मा जी, किस तरह से आज की घटना को आप देख रहे हैं? क्या जो जय श्री राम का नारा लगा था उसके बाद जो गुस्सा ममता दीदी को आया वो जायज था, या कहीं उनका स्वागत तो नहीं था जय श्री राम के नारे से? भानु जी, ऐसा है, मैं सारे पहलुओं की तरफ चर्चा करना चाहूंगा कि देखिए, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो यहाँ पर पहली बात ये, अगर हम दीदी की बात करें, ममता दीदी की बात करें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है यहाँ पर, और एक अपेक्षा ये करी जा रही थी कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी, कि यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री भी साथ में है मंच में, और एक ऐसा कार्यक्रम जो एक इतने महान आपके फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके लिए करा गया, और वहां पर ऐसे अगर आप उसका तरह से बहिष्कार होता है तो ये निश्चित बात है कि ये एक अच्छा संदेश नहीं जाता यहाँ पर लोकतंत्र के लिए भी, और वैसे भी देश की छवि के लिए भी। और खास तौर पे आप, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र को अपने अपने तरीके से, यहाँ किसी ने किसी पे कोई शक शुमा इस बात का नहीं है कि नेताजी को कोई कम समझता है, कोई ज्यादा समझता है। हर कोई उनका सम्मान करता है और हर कोई उनका योगदान समझता है कि हिंदुस्तान के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया, अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए। और यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि नारा आपने जब एक तरफ दिया माँ माटी मानुष और परिवर्तन की बात करते हैं, तो यहाँ पर निश्चित बात है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको हक बनता है। मैं एक सबसे अहम बात बोलना चाहूंगा इस चर्चा में कि अब देखिए, ये जो जिस तरह से राजनीति शुरू हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर यह दर्शाता है कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। मैं एक आम आदमी के दृष्टिकोण से बात करना चाहूंगा आज कि यहाँ पर जो बवाल मचा हुआ है और जो खूनी खेल चल रहा है यहाँ पर, अभी तक आपने देखा कितनी जान मान को नुकसान पहुंच चुका है अभी तक, और अभी तो चुनाव अभी जब होंगे तब आप देखिए कि क्या होगा, किस चरम सीमा में जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत, इससे दुख भी बहुत लगता है, चिंता का विषय है, बहुत ही ज्वलन मुद्दा है और बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ पर मैं सारे राजनीतिक जितने भी दल हैं उनको कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा, उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये आखिर हो क्या रहा है देश में। और पश्चिम बंगाल, उधर से आप बात करते हैं कि 4 कैपिटल्स होने चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या दर्शाता है? आप एक देश और आप एक संविधान की बात करते हैं, यहाँ पर एक राजधानी होनी चाहिए, यहाँ पर हम लोग एक नया अलग दिशा में ले जा रहे हैं चर्चा को। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उन्होंने जो देश के लिए अपना योगदान दिया, आज उसका वो जश्न था, उसको याद करने का मौका था। यहाँ पर तो उस तरह से हम लोगों इसको एक बड़ा स्वर्णिम पल बनाना चाहिए था, ना कि हम लोग इस तरह की बातें करें, ओछी राजनीति में उतर जाएं। तो ये बहुत एक दुखद बात है और निश्चित बात है कि इससे आत्ममंथन करने की आवश्यकता है सारे राजनीतिक दलों को। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जयश्री अपना सोचने का नजरिया है। ये देखिए कि कोई बोलेगा कि आज पराक्रम दिवस है और आप उसको मना रहे हैं, बड़े एक अपनी भावना से मना रहे हैं, इतना महान पर्व, और यहाँ पर आप उसमें बोले कि आप उत्तेजित हो जाते हैं जय श्री राम के नारे से। लेकिन यहाँ पर दोनों बात है, मैंने सिक्के के दोनों पहलुओं की बात करी, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि निश्चित बात है कि यहाँ पर संवेदना दिखानी चाहिए थी। और निश्चित बात है जो कार्यक्रम के जिन लोगों ने आयोजन करा था उनका दायित्व बनता था कि बिल्कुल उनका दायित्व बनता था कि वो लोगों को शांत करें, इस तरह से आग में घी डालने का काम या उकसाने का काम ना करे, कम से कम आज के इस महान पर्व पे। बिल्कुल, तो यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी बनती है, उनसे भी सवाल जवाब पूछने चाहिए कि ऐसा क्यों, जब उनको पता है कि ऐसे मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, आता हूं मैं विपिन शर्मा जी। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी, आपकी क्या राय है आज का जो ये घटनाक्रम पूरा हुआ है, इसको लेकर जिस तरह से नाराजगी दिखाई गई है, इससे किसे फायदा किसे नुकसान होने वाला है और किस तरह से आप इस घटनाक्रम को देख रहे हैं? क्या ये प्रायोजित लगता है? देखिए भानु, मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। आज जो मौका था नेताजी को याद करने का था, और याद की नेताजी ने पूरे देशवासियों को एक साथ सिर्फ नहीं जोड़ा। और आप देखिए कि जब उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया भारत की आजादी के लिए, तो विदेशों में जो लोग बसे हुए थे उनको किस तरीके से एकत्रित किया, और जो आज मौका था प्रधानमंत्री जी ने याद किया और जय श्री राम के नारे लगे, तो हो सकता है ये प्रायोजित ना हो, लेकिन कभी कभी उत्साह में इस तरह के नारे लगते हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि धर्म में जो है धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति का एक धर्म जरूर होना चाहिए। राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के उद्घोष नहीं होने चाहिए। जो मौका था आज खास तरह का मौका था, एक ऐसे महान भाव, एक ऐसे महानायक को याद करने का मौका था
जिसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया और देश में वो जाने जाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और किस तरीके से जो विदेशों में भारतीय हमारे रह रहे थे उनको किस तरीके से जोड़ा उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का धर्म जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नीरज राय जी, जिस तरह से आज जो कार्यक्रम ये हो रहा था, ममता बनर्जी इसको अवॉइड भी तो कर सकती थी, इसमें नहीं भी तो जा सकती थी, वो उनको क्या पहले से ऐसा अनुमान नहीं था कुछ? देखिए विपिन भाई साहब ने एक बढ़िया चीज बोला है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आप बार बार एक ही पहलू की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या वो केंद्र सरकार के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री को उन्होंने धन्यवाद दिया, सांस्कृतिक मंत्रालय को धन्यवाद दिया, लेकिन भाजपा को वहां पे अपने राजनीतिक माहौल बनाने की बजाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे ही फोकस करना चाहिए था, क्योंकि वो ऑल पार्टी मीटिंग थी, ऑल पार्टी कार्यक्रम था वो। तो इस पर तो सवाल भाजपा से बनता है भानु भाई। और जो लेकिन नीरज राय जी, ममता बनर्जी कहती हैं कि मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं उनकी कोई योजना लागू नहीं करूंगी, अपने अफसर नहीं भेजूंगी, तमाम बातें वो अब से पहले कहती रही हैं। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने सीधे नकार दिया कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, तो आज जाने की क्या जरूरत थी? या कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि अगर आज के कार्यक्रम में, सुभाष चंद्र बोस जी के कार्यक्रम में अगर वो नहीं जाएंगी तो उन्हें राजनीतिक नुकसान आगे उठाना पड़ सकता है? नहीं, आपको भी याद होगा कि लास्ट टाइम जो पोर्ट पे कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का, उसमें भी गई हुई थी ममता जी। बिल्कुल ठीक है। और आज रही बात नेताजी के नाम पे कार्यक्रम था, तो नेताजी किसी पार्टी की जागीर नहीं है, जनता के जननायक हैं नेताजी। और नेताजी हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के तमाम उन जगहों पे जहां भारत बंद थी और भारत से अच्छे संबंध वाले देश हैं, उन सबके आदर्श हैं नेताजी। तो नेताजी, अभी विपिन भाई साहब ने कहा कि नेताजी किसी के कॉपीराइट नहीं है और न ही नेताजी पे कोई राजनीति कर सकता है, तो राजनीति करने का औचित्य नहीं बनता है। लेकिन वहां पर आज जो कहा जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी का होने के नाते नहीं भाई साहब, एक देश का युवा होने के नाते मैं बोलना चाहूंगा इस पे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे टीएमसी से नीचे हो रही थी। तब वहां पर जाकर एक व्यक्ति विशेष को फोकस करके अपने नारों को बोला गया था। भगवान के तो नाम को इन लोगों ने बेच डाला है, भगवान के नाम मैं एक बात बोलना चाहूंगा मुद्दे पे बेचा। जी आता हूं विपिन शर्मा जी। जी विपिन शर्मा जी, मेरे को बोलने दीजिए, मैं 30 सेकंड चाहूंगा। बोलिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए जैसे अभी नीरज जी ने बोला, उन्होंने नाम भी लिया मेरा, उन्होंने पहलुओं की बात करी, सिक्के के दोनों पहलुओं की बात करी, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा जरूर। देखिए मेरे को मजबूरन बोलना पड़ रहा है इस समय, मेरे को वो तांडव वेब सीरीज का उदाहरण देना पड़ रहा है कि आप एक विशेष धर्म, एक विशेष समुदाय, उनको लेकर आप टारगेट कर जाते हैं। यही आप सवाल यही पूछ रहे थे लोग बार बार कि आप ऐसी जो एक क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आप वो ले लेते हैं, आजादी ले लेते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मेरा सवाल एक है कि यहाँ पर आपको जय श्री राम के नारे से आपको आपत्ति हुई, या आपको जो भी लगा, आपको जो भी आपको उससे खराब लगा, या जैसा भी आपको, जिसके कारण आपने जाकर अपना भाषण नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इसके पीछे आप सीधा इसमें आप जिम्मेदार ठहरा दें भाजपा को या उनके, तो उसके पीछे कारण है। देखिए आप जब पीछे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक संशोधन कानून को लेकर 3 वार्ताकार नियुक्त करे गए थे, तब भी जब इतने बड़ी आप देखें एपेक्स कोर्ट आपके देश की, उसने मामले का संज्ञान ले लिया और 3 वार्ताकार नियुक्त कर गए थे, उसके बाद भी उत्तर पूर्वी दिल्ली हमारा कैसे चला ये भी जग जाहिर है। यहाँ पर जब एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी संवाद की, आपस में एक सिलसिला शुरू हो चुका था, उसके बाद भी हमने देखा कि कैसे दिल्ली जली, कितना जान मान को नुकसान पहुंचा। इसलिए मैं बिल्कुल एक विनम्र पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि ना हमारा देश जलना चाहिए और ना हमारा कोई भी राज्य हो वो जलना नहीं चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, जान मान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए हम अगर सही मामले में अपने जितने महान स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं, तो हिंसा से दूर रहना चाहिए। नीरज राय जी कुछ बोल रहे हैं? नीरज राय जी जरूर। भानु भाई, मैं जवाब देना चाहूंगा विपिन भाई साहब का, थोड़ा सा समय लगेगा, रोकिएगा मत प्लीज। देखिए आपने कहा जय श्री राम का, मैं इस पे आपको याद होगा विपिन भाई कि लोकसभा चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम का एक उद्घोष किया था नारा बनाकर,
तो जय श्री राम देखिए सभी सनातनी के पहचान है और इस पे बताने की जरूरत नहीं है कि जय श्री राम को कौन पूछ सकता है। टीएमसी जय श्री राम नहीं बोलती है नीरज जी? सुनिए तो, अरे भाई बीजेपी सुनिए फिर मैं आनंद सावरिया जी, डॉक्टर आनंद सावरिया जी, देखिए डॉक्टर आनंद सावरिया जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। थोड़ा सा वक्त मांगा है नीरज जी ने, सुन लीजिए उनको। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ डॉक्टर आनंद सावरिया जी। सावरिया जी, अगर आप बोले मैं सुनूं, मैं बोलूं तो जनता सुने। बोलिए नीरज जी, बोलिए। देखिए इस तरह से तो वक्त ही खराब होगा, बोलिए। उस पे जो है कि जब जय श्री राम का लोकसभा से पहले तो ममता बनर्जी ने रोका था और आपने दुष्परिणाम देखा कि आजाद भारत में पहली बार हमारे लोकतंत्र के सभे मतलब मंदिर जो है संसद भवन में क्या लगा था, जय श्री राम, तो कोई लगाया था अल्लाहू अकबर, तो कोई जय मां काली, कोई खप्पर वाली। लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे की क्या जरूरत थी? आपने देखा ना, दुष्परिणाम था वो। युद्ध का उद्घोष है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी पावर गेन करने के लिए बोलता हूं जय श्री राम। तो इसके मतलब क्या है? मैं भाजपा से प्रमाण पत्र नहीं लूंगा ना। अब आइए मैं वास्तविक चीज पे मैं बताता हूं आपको कि आज वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म शती मनाया जा रहा था जी, तो वहां पे तो ऐसे किसी नारों का उद्घोष होना ही नहीं चाहिए था। उस महान आत्मा का बारे में हिंदुस्तान है विश्व जानना चाहता है कि एक एक चीज। आपके ही चैनल पे कल पूछा गया था कि दस्तावेज तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उनका मंगाया था। भाई जरूर मंगाया था, सब लोग बोलते हैं मंगाया था, लेकिन आखिरी स्टेज पर ले जाने वाली बात बोलनी चाहिए थी। नेताजी के बारे में हमारे जितने भी महापुरुष हैं जननायक हैं, देश का बच्चा बच्चा, हम खुद पढ़े थे भाई उनका कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुने थे, छोटे पे नारा हम लोग बोलते थे। जब बड़े हुए तो उनके बारे में पढ़े। अब बताइए, जोश होता था तो नहीं पता था हम लोगों को कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा क्या होता है। लेकिन ठीक है नीरज राय जी, ठीक है नीरज राय जी, ठीक है। डॉक्टर आनंद सावरिया जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा को यूं ही आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता। मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे इस चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर नीरज राय जुड़े हुए हैं टीएमसी से, डॉक्टर आनंद सावरिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। जी डॉक्टर आनंद सावरिया जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है कि क्यों बीजेपी ने या आपके नेताओं ने वहां लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों लोगों से ये नहीं कहा कि ये वक्त जय श्री राम के नारे लगाने का नहीं है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, यहाँ इन नारों का कोई औचित्य अभी नहीं बनता है? और दूसरी बात, अगर कुछ था ही नहीं तो कहीं ना कहीं मनाने की भी कोशिश हो सकती थी। देखिए भानु जी, मैं नीरज जी से कहूंगा बीच में ना बोले, जैसे मैंने ही बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। इनका मैंने व्याख्यान सुन लिया था और इन्होंने जय श्री राम को तो हमारा एक पेटेंट वर्ड बता दिया। तो ये मान करके ये टीएमसी के लिए भगवान श्री राम के कोई माने नहीं रखते और ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी जय श्री राम बोलते थे तो सिर्फ युद्ध के लिए ही जाते थे। देखिए आज नेताजी के घर के जो उनके जो वंशागत लोग हैं, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि आज पहली बार नेताजी का सम्मान होने लगा। नेताजी के सम्मान की इस पराक्रम दिवस मनाने में जो हमारी सरकार ने पराक्रम दिवस डिक्लेयर किया है, उसके साथ बहुत सारी सिक्का रिलीज किया, फोटो एल्बम रिलीज की, लेटर रिलीज की, कालका हावड़ा का नाम नेताजी एक्सप्रेस किया। अब ये जो इस वक्त ममता बनर्जी का तो और सेंट्रल गवर्नमेंट का 36 का आंकड़ा है ना, तो देखिए वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती है, वेलफेयर वेस्ट बंगाल के लोगों का होता है, पर वो अपनी पॉलिटिकल विल के पीछे उनको नुकसान करती है ना। उन्होंने आयुष्मान भारत को लागू किया जिसमें लाखों लोगों का फायदा होना था, नहीं किसानों की सम्मान निधि को चालू किया। आज उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो आज नहीं आती, उनका दिल नहीं था यहाँ आने के लिए, क्योंकि वो पहले भी प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारने की बात कर चुकी हैं और उससे पहले भी अपनी इलेक्शन रैली में कहती हैं कि प्रधानमंत्री आए तो ठीक है, बाकी हमारे पार्टी के लोग सब बाहरी लोग हैं। आज उनकी मजबूरी थी, लेकिन स्टेज पे उनका जब वेलकम श्री राम के नाम से किया गया, जय भारत माता के नाम से किया गया, उनको डर लगा कि मुझे अब
इतना इमेच्योर बिहेवियर एक चीफ मिनिस्टर और उस माटी की बड़ी व्यक्तित्व है जहां नेताजी जैसे नेता पैदा हुए जिन्होंने इतनी सहिष्णुता, इंटॉलरेंस इसको कहते हैं। ममता दीदी की ये बात इंटॉलरेंस है, वो कह देती, थोड़ा सा उनको बुरा लगा था तो वो कह देती। मैं नीरज जी की तरह नहीं कह रहा कि नीरज जी ने तो श्री राम को हमारे श्री राम पूरे भारतवर्ष के हैं, लेकिन इनका मजबूरी है कि जब तक वो श्री राम को अपोज नहीं करेंगे तो इनको वो जो दूसरे वोट हैं वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त इनका जहाज डूबने वाला है। लेकिन सांवरिया जी, जिस तरह से नाराज हुई जब ममता दी, उसके बाद मनाने की भी तो एक छोटी सी कवायद हो सकती थी, उनसे कह सकते थे, या उसी वक्त आयोजन करता थे वो लोगों को समझा सकते थे, लोगों को शांत कर सकते थे, या दीदी को बीजेपी के लोग, बीजेपी के कुछ नेता कह सकते थे कि देखिए यहाँ नाराज होना लाजमी नहीं है, ये नेताजी का कार्यक्रम है, या फिर करना ही नहीं चाहते थे ऐसा कुछ? नहीं, देखिए भानु जी, ममता दीदी का जो मर्क्यूरियल टेम्परेचर है, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन था जहाँ देश के प्रधानमंत्री, हालांकि ममता दीदी उनको प्रधानमंत्री नहीं मानती है, लेकिन अगर वो जब ममता दीदी ने अपना इतना बुरी तरह से बता दिया कि मैं बोलूंगी नहीं, अगर उस वक्त उनको मनाने की कोशिश करी जाए, या देखिए इतना बड़ा स्टेज छपा हुआ, पूरा वर्ल्ड उसको देख रहा है, तो ये डर लग रहा था कि वो और भी बुरी तरह से बिहेव कर सकती हैं और पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। आनंद सांवरिया जी अपनी तरफ से कोशिश तो करते, मानना ना मानना फिर उनके हाथ में था। देखिए इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन के ऊपर, बिकॉज उनका बिहेवियर से पहले आजकल देखिए ये जो इलेक्शन का समय जो आ रहा है, इस पे दिन जिस तरह से ममता बनर्जी मर्क्यूरियल होती जा रही हैं, दीदी जी वो तो प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारने की बात कह चुकी है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी नीरज जी। देखिए भानु भाई, सांवरिया जी ने जब से डिबेट शुरू हुआ है तब से नेताजी पे प्रकाश डाले हैं कम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने आपने बोला तो हम चुप रहे ना, आप बोला तो हम चुप रहे ना, हमको भी उस समय बोलने आता था, हम थोड़ा बोलने दीजिए हमको भी। सुनिए, पहली बार नेताजी को सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो मेरी सरकार ने किया है, और ये मैं नहीं कह रहा, नहीं आप नहीं कह रहे हैं, और वो हमको भी बताने की जरूरत नहीं है कि जहाँ जहाँ चुनाव आता है, जी सुनिए ना, सुनिए, नहीं आपको पता है, आपको ये पता है कि नेताजी के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? आपके प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता। सुनिए बताऊं आपको, सुनिए भाई सांवरिया जी, सुनिए ना, खेलने लगे हो क्या? नहीं आप सुनिए ना, ममता दीदी का गुरु बता दो और इनका भाषा शैली सुनिए, इनकी भाषा शैली सुनिए, इनकी भाषा शैली सुनिए, एक बुजुर्ग आदमी है और भाषा शैली कैसे यूज कर रहे हैं। देखिए इस तरह से डिबेट का कोई यूज क्या किया, ममता दीदी के नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ उसको सुनने दीजिए ना, दर्शक सुनना चाहते हैं, आप सुने मुझे नहीं मतलब है, जवाब भी लीजिए। आप सुने न सुने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, दर्शक जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, सुनने दीजिए, तब आप ही बोल लीजिए, हमको मत बोलने दीजिए। नहीं आप तो बहुत बोल लिए, हमसे भी ज्यादा बोल लिए, क्या उस पे भी आप रोक लगा सकते हैं क्या हमारे बोलने से? ना हम नहीं लगा, रोक लगा सकते हैं क्या सबसे उठाने से? अरे भानु भाई चुप कराइए महाराज, आप श्री राम भानु भाई चुप कराइए। चलिए कैसे ठीक है डॉक्टर आनंद सांवरिया जी, ठीक है, कुछ सेकंड सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए नीरज जी से, फिर मैं और गेस्ट के पास भी जाऊंगा। विपिन शर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं। जी देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को सुभाष चंद्र बोस जी राजनीतिक गुरु मानते थे, उनसे सुभाष चंद्र बोस जी से पहले सहजानंद जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन उनसे कोई राजनीतिक फायदा नहीं है, वो पूर्वांचल के गाजीपुर से आते हैं, उनको कोई फायदा नहीं है यूपी में। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि हमारी योजनाओं को सरकार, बंगाल सरकार नहीं चलाती है। सांवरिया जी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, जो आयुष्मान योजना भारत सरकार चला रही है वो 2011-12 से बंगाल में चल रहा है। आपने कहा किसान का योजना, सुन लीजिए, किसान की योजना आपने कहा, वहां पर हमारे 70 लाख किसानों को वहां पे योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन आप में पात्र किसान थे मात्र 23 लाख। तो ममता जी ने कह दिया भाई पूरे 73 लाख को दीजिए, 23 लाख को क्यों देंगे? तो इस पे आप देश भर में घूम घूम के डंका आप बजाते रहे कि ममता जी हमारी योजनाओं को नहीं लागू कर रही हैं, उसको भी हटा दीजिए। आपने शुरू से लेके अंत तक सिर्फ सरकार बनाने और बिगाड़ने का बात किया है। भैया आप योजना बेहतर लेकर जाइए, महापुरुषों को आप एक दिन नहीं 365 दिन मानिए, पूजिए,
और वहां पे सरकार बनाइए। लेकिन जो आज आप लोगों की हरकत थी, अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं और अपने द्वारा राजनीतिक नारे लगवाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अगर मैं मान मनोबल करता तो वो नहीं मानती। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि आप ही की सोच के वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बैठे थे, तब तो क्यों नहीं कहेंगे ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नहीं, भाजपा के प्रचार मंत्री हैं, क्यों नहीं कहेंगे भाई? ठीक है नीरज जी, ठीक है, मैं रोकता हूं, आता हूं डॉक्टर आनंद सावरिया जी, आप ही से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा जी, जिस तरह से ये नाराजगी का दौर चला पूरे कार्यक्रम के तहत, क्या एक बार भी मनाना नहीं चाहिए था, या फिर इससे क्या कुछ मैसेज जाएगा? ममता बनर्जी क्या क्या मैसेज देना चाहती थी इससे? देखिए, मैसेज जो जाना चाहिए था और जो रूठने मनाने का जो ये जो सिलसिला चला यहाँ पर, मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहूंगा कि इतने महान पर्व पे आज कम से कम इन सब चीजों से बचना चाहिए था और जिम्मेदारी सबको समझनी चाहिए थी। मैं अगर एक सिर्फ ये बोलूं कि ममता दीदी को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी या भाजपा के जितने बड़े वरिष्ठ नेता थे उनको जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी अपनी, तो वो मेरा गलत होगा। दोनों बात है। देखिए, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी कि जब आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इतना एक महान पर्व का आयोजन हुआ है, तो यहाँ पर कम से कम अपना दायित्व भी समझते और एक अच्छा संदेश देते कि आप इसको हम ताकि हमेशा याद रख सकें। बहरहाल मैं बात करना चाहूंगा भानु जी कि जब चुनाव आते हैं सर पे और चुनावी मैदान में जितने राजनीतिक दल उतरते हैं, उनके नेता उतरते हैं, रूबरू होते हैं आम जनता से, तो बड़े बड़े बातें करते हैं, वायदे करते हैं अपने संकल्प पत्र में, और यहाँ पर विकास की बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते क्या है, अमूमन एक ऐसा एक ट्रेंड शुरू हो चुका है कि यहाँ पर हम ओछी राजनीति पे उतर जाते हैं। अभी एक देखिए, बंगाल को अगर हम बात करें, बंगाल की खास तौर पे मैं बात करना चाहूंगा कि एक बहुत ही अलग से ट्रेंड उभर के आया है। यहाँ पर हमने पूरे देश को उभारना है। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, और यहाँ पर हमारा तो संकल्प ये होना चाहिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान को दोबारा उस दौर पे लेके जाएं जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 1 रुपए हुआ करता था। चुनौतियों का भरमार है यहाँ पर कम से कम इच्छा शक्ति भी लोगों को, राजनीतिक जितने बड़े बड़े राजनेता हैं उनको दिखानी चाहिए, नेताओं को दिखानी चाहिए, और साथ साथ कुछ राजनीति में सकारात्मक, मैं इसको कहूंगा सकारात्मक रवैया होना चाहिए कि यहाँ पर बाकी चीजों से ऊपर उठ के देखिए कि राम किनके आराध्य हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित बात है, किसी की भी आस्था को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने वो तांडव वेब सीरीज का उदाहरण दिया। यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये है कि आज के इस कम से कम इस महान पर्व के दिन कम से कम इस राजनीति इस ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी जो संदेश गया यहाँ पर एक संदेश ये जाता, अच्छा होता वो देश की छवि के लिए भी है और पश्चिम बंगाल के लिए भी, कि यहाँ पर सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते। और क्योंकि आपने मेरे से सवाल पूछा कि क्या दीदी को मना लेना चाहिए था, निश्चित बात है यहाँ पर इसी में बड़प्पन है कि आप अगर कोई किसी बात की नाराजगी है या वहां पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं तो मना सकते थे, उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। और यहाँ पर निश्चित बात है जो ऐसे करते तो उसमें आपकी छवि और अच्छी हो जाती, अच्छी होती है, तो आपका बड़प्पन दिखाई देता। बिल्कुल निश्चित बात है उसमें आपका बड़प्पन दिखाई देता और आपकी छवि को और ठीक है। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी के पास जाऊंगा मैं। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी, मैसेज सकारात्मक है या नकारात्मक है? किसके लिए सकारात्मक है, किसके लिए नकारात्मक है? अब आगे क्या कुछ होगा? देखिए, इलेक्शन का दौर है और इस समय जो जिस तरह की नाराजगी है, रूठने मनाने का ये वक्त नहीं है, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। क्योंकि इलेक्शन पास में आता है तो जिस तरह के कार्यकर्ता होते हैं उत्साह बहुत ज्यादा होता है। हम ये नहीं कह सकते कि उनको पराजित कार्यक्रम था कि श्री राम के उद्घोष के नारे लगे। हो सकता है कि कार्यकर्ताओं में उस तरह की भावना आई हो, प्रभु श्री राम के नारे लगे हो पूरी दुनिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का कार्यक्रम तो नारे आप जय श्री राम के लगा रहे हैं। निश्चित तौर से देखिए, मैं इस पे मेरी सहमति नहीं है, लेकिन एक जिस तरीके की आप यहाँ पर बात हो रही है कि इस समय की माफी मांगनी चाहिए, मनाना चाहिए, तो उस समय क्योंकि पूरे जो कार्यकर्ताओं का उत्साह इसमें चरम सीमा पे, और जिस तरीके से भाजपा अपनी बढ़त बढ़ा रही है, क्योंकि देखिए माँ माटी मानुष को लेकर जिस तरीके से 1918 में सरकार बनी थी, लेकिन यहाँ से 2014 में सिर्फ 2 सीटें थी भाजपा के पास में, और 2018 में 18 सीटें हो गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 40.7% वोटों से बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से जनाधार बढ़ रहा है उससे साफ तौर से स्पष्ट तौर से ये जाहिर होता है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं खतरे पे है। हालांकि क्योंकि इलेक्शन पास में है और जिस तरीके से तैयारियां ममता जी की चल रही हैं, और जब भी सरकार किसी की होती है तो जो प्रतिक्रिया होती है जनता की थोड़ी नकारात्मक हो जाती है। जरूरी नहीं कि जनता उस तरीके से संतुष्ट ही रहे, तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी। लेकिन आपका बिल्कुल कहना सही है कि आज जो मौका था
जी। जो आज मौका था वो ये जरूर मौका था कि हम आजादी के उस नायक को याद करें जिसने भारत के अलावा पूरे देश में एक पहचान बनाई थी। और वो मौका इस तरह के नारा लगाने का नहीं था, सिर्फ क्योंकि पूरी इंटरनेशनल मीडिया की नजर भारत पे है और इस तरह की जो छवि उभरती है, मुझे लगता है कि वो छवि ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग तरीके से मनानी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद सांवरिया जी, बहुत कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगा मैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए भानु जी, अभी मैं नीरज जी को सुन रहा था और वो मुझे भाषण दे रहे थे कि उनका गुरु बताइए, उनका गुरु बताइए। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, जैसे ममता दीदी उनको प्रधानमंत्री नहीं मानती, इन्होंने भी कहा कि आज जो प्रधानमंत्री ने प्रचार मंत्री का काम किया। अरे नीरज जी, यही तो बातें हैं। आप ही लोग आप बौखला गए हैं। आने वाले इलेक्शन में जो रणभेरी की बात आप कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता बता देगी कि आप कहां खड़े हुए हैं। चलिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत समय हो चुका है। ठीक है, वक्त आएगा। नीरज राय जी, बहुत कम शब्दों में। बहुत कम शब्दों में भानु भाई बता रहा हूँ। पूरे डिबेट परिचर्चा में मैंने राजनीतिक बात नहीं बोला, लेकिन अब सांवरिया जी मजबूर कर दे रहे हैं। सांवरिया जी नहीं, आप नहीं, देखिए आप नहीं, जो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं, प्रचार मंत्री जो भाजपा के, जो कि दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री अमित शाह, नाको चना चबा ले वहां पे, लेकिन जनमानस भावनाओं को बदल नहीं सकते। और आने मई में ना, आने वाले फिर बैठेंगे हम लोग। भानु सांवरिया जी को फिर बैठाइएगा, देखना छोड़ सांवरिया जी को देश देख रहा है कि एक प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा से कितना नीचे उतर कर एक मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बड़ी अच्छी गरिमा दिखाई। पंचायत का चुनाव भी लड़ेंगे आप मोदी जी के नाम पे, चिंता मत करिए। वाराणसी भी मोदी हैं तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री ने तो बड़ी गरिमा दिखाई। ठीक है नीरज जी, ठीक है नीरज जी, डॉक्टर आनंद सांवरिया जी रोकूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, वक्त नहीं है मेरे पास। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि नेताजी का नाम लेकिन सियासी संग्राम जारी था मंच पर। जिस तरह से ममता बनर्जी की नाराजगी देखने को मिली, जय श्री राम के नारे लगे, अब कई सवालों को जन्म देते हैं। क्या ये नाराजगी जायज है या वो नारे जायज थे जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का कार्यक्रम चल रहा था? उस वक्त जय श्री राम के नारे लगना कितना ठीक थे और वो वक्त कितना सही था जब ममता बनर्जी भाषण देने के लिए आती हैं? उससे न पहले लगे न बाद में लगे, और उनकी नाराजगी क्या कुछ कहती है, ये अब आगे देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता। मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा।